नमस्कार, उत्तराखंड बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। ये उत्तराखंड की तमाम खबरों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहली खबर आपको खटीमा से बताते हैं। खबर जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा से आपको दे रहे हैं, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में अंतर्राष्ट्रीय और हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन कर जोरदार प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर रोक लगाने और हिंदुओं की सुरक्षा की मांग रखते हुए राष्ट्रीय बजरंग दल ने कहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसी मौके पर राष्ट्रीय बजरंग दल जिला अध्यक्ष संजू सक्सेना ने यह कहा कि बांग्लादेश में बच्चों की हत्या कर दी गई है, उसके विरोध में हम लोगों ने ये विरोध जताया है। इसी दौरान तहसील अध्यक्ष मोंटी, नगर अध्यक्ष संदीप कश्यप, सुमित अधिकारी, विजय कुमार, सौरभ वर्मा, आशीष प्रशांत विश्वास, अनुराग गौरव मौर्य, अविनेश तोमर, विवेक कुमार, सूरज सिंह, कपिल आदि यहाँ पर मौजूद रहे। खटीमा से अशोक सरकार की रिपोर्ट आपको दे रहे हैं। बांग्लादेश में जो हो रहा है हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, जो जिस प्रकार से 3 बच्चों की हत्या कर दी गई है, उग्रित होकर हमारे राष्ट्रीय बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं, इन्होंने आज बांग्लादेश सरकार का पुतला दहन करके अपना गुस्सा जताया है। खबर नैनीताल से। सरोवर नगरी नैनीताल में विंटर कार्निवाल महोत्सव के पहले दिन देर रात गायक कलाकार परमेश शर्मा का कार्यक्रम चल रहा था कि तभी कुछ युवकों ने रंग में भंग डाल दिया और कार्यक्रम को बीच में ही यहां पर रोकना पड़ा। बार बार मंच से अनुरोध किया गया कि जो लोग मंच के आसपास आ गए हैं वे पीछे चले जाएं, लेकिन किसी ने नहीं सुना। इसी बीच कुछ पत्रकार कार्यक्रम की कवरेज के लिए आगे बढ़ रहे थे, जिसे युवकों ने रोक दिया और पत्रकारों के साथ धक्का मुक्की होने लगी। पुलिस प्रशासन ने युवाओं को संभालने की पूरी कोशिश की, लेकिन प्रयास नाकाम साबित हुए। हंगामा बढ़ता देख कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने पुलिस कर्मियों को निर्देश दिए और उनके साथ जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल भी यहां मौके पर मौजूद रहे। अपर जिलाधिकारी विवेक रॉय, एसपी जगदीश चंद्रा, सीओ सिटी समेत तमाम जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारी युवाओं को समझाने का यहां पर प्रयास करते रहे, लेकिन कोई नहीं माना। आखिरकार कार्यक्रम को देर रात जल्द समाप्त कर दिया गया। हालांकि किसी अप्रिय घटना की यहां पर सूचना नहीं है और सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर चर्चा जोरों पर है। विंटर कार्निवाल का 24 और 25 दिसंबर का कार्यक्रम अभी भी शेष है। नैनीताल से ललित जोशी की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। खटीमा में बीती रात ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी है, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर नागरिक अस्पताल भेजा। पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई के बाद शव को शव विच्छेदन गृह में रखवाया है। नागरिक अस्पताल में चिकित्सक डॉक्टर निशिकांत ने यह कहा कि रात में एक युवक को ट्रेन दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल अवस्था में लेकर आया गया था, जिसकी जांच के बाद मृत्यु की पुष्टि की गई। मृतक की पहचान 21 वर्षीय अजय पोखरिया पुत्र लच्छू सिंह निवासी खटीमा के रूप में की गई है। वहीं आवश्यक कानूनी कार्रवाई और पंचनामा पूरी करने के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा। पुलिस मामले की आगे की जांच में लग गई है। खटीमा से अशोक सरकार की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। आज एक मृतस्था बॉडी आई है ट्रेन से कटकर, क्या मामला है पूरा, कौन था, क्या कुछ कहना चाहते हैं? ये आज नहीं, ये कल रात में लगभग मेरी ड्यूटी थी, मैंने से लगभग करीब ये आए हैं 10:40 के आसपास 108 के द्वारा लाए गए थे, ठीक है। और इनका नाम है अजय पोखरिया, उम्र लगभग 21 साल, फीमेल है। पिताजी का नाम है लच्छू सिंह। और ये जो 108 और जो इनके कुछ साथ में आए तो उनके द्वारा बताया गया ये ट्रेन से कटे हुए थे, मतलब मिले वहीं ट्रेन के पास में, वहाँ पे रेलवे पटरी। ये तो पंचनामे की कार्रवाई चल रही है? पंचनामे की कार्रवाई पुलिस वाले अभी आ गए हैं, सुबह भी आज आए थे, तो उनके द्वारा मैंने अवगत करा दिया है। तो पोस्टमार्टम की कार्रवाई आगे, मतलब पंचनामा वगैरह फॉर्मेलिटी होने के बाद। हरिद्वार से खबर आपको बता रहे हैं। वायरल ऑडियो सामने आने के बाद एक बार फिर से उत्तराखंड में अंकित हत्याकांड का जो मामला है वो फिर से गर्मा गया है। कांग्रेस लगातार सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है और इसी क्रम में आज हरिद्वार के देवपुरा चौक पर जिला महानगर कांग्रेस कमेटी की ओर से उत्तराखंड सरकार का पुतला भी दहन किया गया, जहां कांग्रेस नेताओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि पूरे प्रकरण में जो भी वीआईपी शामिल हैं उसकी तत्काल गिरफ्तारी की जाए। उनका आरोप है कि वायरल ऑडियो में एक बड़े नेता का नाम सामने आ रहा है, इसके बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही है। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि यदि जल्द गिरफ्तारी नहीं की तो आंदोलन को और भी तेज किया जाएगा। ये उग्र रूप भी ले सकता है। वहीं हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट फिलहाल हम आप सभी को दिखा रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देकर सत्ता में आई थी। आज उन्हीं के राज में, उन्हीं के नेताओं से, उन्हीं के पदाधिकारियों से
उत्तराखंड की बेटियां महिलाएं असुरक्षित हैं। आज उसी के परिप्रेक्ष्य में यह पुतला फूंका गया है। अंकिता भंडारी जो 2022 से न्याय की प्रतीक्षा में है, जिसकी हत्या कर दी गई थी, और आज जब 3 दिन पहले ऑडियो में एक भाजपा के पूर्व विधायक और उसकी तथाकथित पत्नी के ऑडियो में यह बात साफ हुई कि वो वीआईपी भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय महामंत्री और उत्तराखंड का प्रभारी दुष्यंत गौतम था, जिसके सबूतों को नष्ट करने के लिए वहां की विधायिका ने रातों रात बुलडोजर चला दिया और सबूत मिटा दिए। कांग्रेस की मांग है कि दुष्यंत गौतम और रेणु बिष्ट की अविलंब गिरफ्तारी हो, इनसे पूछताछ हो और इनके खिलाफ हत्या जैसी संबंधित धाराओं में, गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हो। डोईवाला से खबर आपको बता रहे हैं, सोशल मीडिया पर एक व्यक्ति द्वारा सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर साहिब और शहीदी दिवस को लेकर अभद्र टिप्पणी करते हुए अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया गया, जिसके बाद सिख समुदाय आक्रोशित हो गया। डोईवाला में जोरदार प्रदर्शन के साथ सैकड़ों की संख्या में लोग डोईवाला कोतवाली पहुंचे और तहरीर देकर आरोपी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की यहां पर मांग की। फिलहाल पुलिस द्वारा आरोपी पर कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। पूर्व प्रधान राजकुमार राज ने बताया कि इन दिनों शहीदी सप्ताह चल रहा है और गुरु तेग बहादुर और साहिबजादों ने जो बलिदान दिया है उसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। गुरु तेग बहादुर और साहिबजादों का अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम पुलिस से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। डोईवाला से आशीष यादव की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। पूरा सिख समाज इकट्ठा हुआ, उसमें हमारे सारे हिंदू भाई भी है। तो कोतवाल साहब से बात हुई है, उन्होंने जो हमें तहरीर दी है, उन्होंने हमें 4 बजे तक का टाइम दिया है कि 4 बजे तक का आप हमें टाइम दे दो। उसके बाद अगर हम नहीं उसको कोई कार्रवाई करते हैं तो उसके बाद आप अपनी कार्रवाई कर सकते हो। फिर हम फिर इकट्ठे संगत के रूप में आएंगे यहाँ पर और आप यहीं रहेंगे, क्योंकि ये जो दिन चल रहा है इस दिनों में गुरु साहब 10वें पातशाही का पूरा परिवार सर्वंश शहीद हुआ है। तो किनके लिए? पूरे सनातन धर्म के लिए गुरु 9वें पातशाह जी ने अपनी शहीदी दी। गुरु साहब ने कहा मानस की जात सब एक के पहचान वो। गुरु साहब ने सबके लिए एक ही संदेश दिया, सारे धर्म अच्छे हैं, हमारे हिंदू भाई हमारे साथ रहते हैं, गुरुपुरब मनाते हैं हमारे साथ मिलकर। लेकिन कुछ समाज में कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो समाज में चाहते हैं कि शांति ना रहे, माहौल को खराब किया जाए। तो ऐसा एक लड़का है, प्रदीप रावत लगता है कोई, जिसने उसने और शब्दावली ऐसी उसने लिखी है गुरु साहब के लिए। खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। जैसा कि आप लोगों सभी को ज्ञात है, फेसबुक के माध्यम से आप सभी देख रहे हैं कि कोई प्रदीप नामक व्यक्ति है, मैं तो कह रहा हूं व्यक्ति शब्द कहना भी एक व्यक्ति शब्द के लिए मालूम है। तो उस इंसान ने जो गुरु तेग बहादुर जी छोटे साहिबजादों के खिलाफ जो अभद्र टिप्पणी की है, उसके खिलाफ हमारे सिख समूह साथ समेत और भी हमारे भाई सनातन धर्म से और भी हमारे भाइयों का जिनका सभी इकट्ठे होकर यहाँ पे उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग रखी है। मैं तो कहता हूँ ऐसे इंसान को कार्रवाई तो बहुत छोटी चीज है। जैसे अभी के देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, जिसने की इस तरह की अभद्र टिप्पणी की है। अगर पुलिस प्रशासन ने 4 बजे तक का समय मांगा है, अगर 4 बजे तक पुलिस प्रशासन उसको अरेस्ट नहीं करती है तो उसके बाद अब तो बहुत कम संख्या में सिख समुदाय इकट्ठा हुआ है और हमारे सनातन धर्म से लोग आए हैं। 4 बजे के बाद इससे भी 10 गुना बढ़कर चढ़कर हम फिर कोतवाली का घेराव फिर करने को तैयार हैं। जो साहिबजादों पर गुरु तेग बहादुर जी के खिलाफ प्रदीप रावत ने जो टिप्पणी की है फेसबुक सोशल मीडिया पर, उससे सारा सिख समाज आहत है और ये बहुत ही घृणित कार्य उसने किया है, क्योंकि शहीदी सप्ताह चल रहा है और हर किसी के मन में अपने शहीदों के प्रति जो इस वक्त हम लोगों में प्यार था उसको एक इन्होंने जलाने का काम किया, उसमें आग में घी डाल। हरिद्वार के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और मुख्य विकास अधिकारी ललित नारायण मिश्रा ने उत्तराखंड के गांधी के नाम से विख्यात महान राज्य आंदोलनकारी इंद्रमणि बडौनी की जयंती पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। कलेक्टर भवन सभागार और विकास भवन परिसर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्य विकास अधिकारी ने बडौनी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनके योगदान को नमन किया। दोनों अधिकारियों ने यहाँ पर कहा कि बडौनी का जीवन संघर्ष, त्याग और जनसेवा का प्रतीक रहा। उन्होंने उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन को दिशा दी और जन जन को जोड़कर इसे एक मजबूत जन आंदोलन बनाया। उनका नेतृत्व, विचार और दृढ़ संकल्प आज भी समाज और प्रशासन के लिए प्रेरणा है। बडौनी ने निस्वार्थ भाव से राज्य हित में कार्य किया और उत्तराखंड की पहचान के लिए ऐतिहासिक भूमिका निभाई। उनके आदर्शों पर चलते हुए राज्य सरकार विकास, पारदर्शिता और जन कल्याण के मार्ग पर लगातार आगे बढ़ रही है। कार्यक्रम में अधिकारी और कर्मचारियों ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।
लक्सर से खबर आपको बता रहे, रुड़की से लक्सर एसडीएम कोर्ट में पेशी के लिए लाए जा रहे बदमाश विनय त्यागी पर बुधवार को अज्ञात मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया। लक्सर ओवरब्रिज पर अचानक फायरिंग शुरू हो गई, जिसमें विनय को 3 गोलियां लगी। उससे पहले लक्सर सरकारी अस्पताल लेकर जाया गया, जहां पर हालत नाजुक होने पर हायर सेंटर रेफर किया गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हमलावर सीधे पुलिस वाहन पर फायरिंग कर रहे थे, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल सहित भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। पुलिस आसपास से सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और संभावित रास्तों पर नाकाबंदी कर कॉविंग ऑपरेशन भी चला रही है। वहीं विनय त्यागी पर लूट और डकैती के कई संगीन मुकदमे दर्ज है। लक्सर से जॉनी चौधरी की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। अभी क्या है, किस तरह कार्रवाई पुलिस कर रही है? देखिए, करीब 5-20 मिनट पहले का घटनाक्रम है। वो अभियुक्तों को कोर्ट में पेश किया जा रहा था। उसी अज्ञात जाम का फायदा उठाया किया गया, सरवाइज पर फायर किया है और हाई सेंटर रेफर करके बाकी हमारी टीमें लगातार चेकिंग कर रही है। जल्दी कौन लोग को क्या थे उसमें हम कार्रवाई करेंगे और जल्दी लोगों को पकड़ेंगे। ये जिसे गोली लगी कौन है, किसके अंतर है? ये आज कोर्ट पे इसकी पेशी थी और हार्डकोर क्रिमिनल बताया जा रहा है, कई सारे मुकदमे उस पे हैं। तो आज पेशी की उसकी एक पुलिस का रूटीन वर्क है, तो पुलिस उसको जब पेशी के लिए ला रही थी रास्ते में उस पर भी नहीं जाती। हम कैसे बता रहे हैं कि ये जो अब अभी मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। अभियुक्त है जो कोर्ट पे पेश होने के लिए आया था, बाकी जांच का नाम क्या है? रुद्रपुर नगर निगम ने नए साल 2026 में मांस और मछली की बिक्री को लेकर सख्त रुख अपनाने का निर्णय लिया है। नगर निगम के मुताबिक जनवरी 2026 से शहर में प्रत्येक मंगलवार को मीट और मछली की दुकानें पूरी तरीके से बंद रहेंगी। महापौर विकास शर्मा ने चेतावनी दी कि नियमों की अवहेलना करने वाले दुकानदारों के खिलाफ जुर्माना और दुकान सील जैसी कठोर कार्रवाई यहां पर की जाएगी। महापौर ने नगर निगम में मांस विक्रेताओं की बैठक में स्पष्ट किया कि यह नियम सभी के लिए लागू होगा। दुकानदारों ने दिसंबर तक क्रिसमस और नए साल की खरीदारी को देखते हुए दुकानें खुली रखने की अनुमति मांगी, जिसे महापौर ने अस्थायी रूप से मंजूर कर दिया है। जनवरी से नियम सख्ती से लागू होगा। रुद्रपुर से संदीप पांडे की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। नगर निगम रुद्रपुर ने एक और फैसला लिया है। इस फैसले में हमने ये तय किया है कि उत्तराखंड देवभूमि है और रुद्रपुर इस देवभूमि का प्रवेश द्वार है। हमने यहाँ जितने भी नॉनवेज बेचने वाले हैं उनकी एक SOP बनाई है और कल बैठक भी हमने की है और बैठक में हमने ये तय किया है कि कोई भी नॉनवेज विक्रेता मंगलवार को अपनी दुकान नहीं खोलेगा, उसको बंद रखेगा। पूरे शहर में नगर निगम क्षेत्र में दुकानें बंद रहेंगी और इसके साथ ही जो भी आप चिकन मटन बेचते हैं वो स्लास्टर हाउस से ही कटा कर लाएंगे। स्टील के इक्विपमेंट्स आप यूज़ करेंगे, डीप फ्रीजर का इस्तेमाल करेंगे और कहीं पे भी नॉनवेज को खुले में नहीं लटकाया जाएगा। प्रॉपर लाइसेंस लेके ये लोग काम करेंगे और कोई भी गंदगी नहीं करेगा। गंदगी को उचित स्थान पर डाला जाएगा। नगर निगम की गाड़ी आती है उसको उसी में डिस्पोज किया जाएगा। तो कल बैठक सार्थक रही है। अब नए साल से ये रुड़की के लक्सर फ्लाईओवर पर दिन दहाड़े उस वक्त सनसनी फैल गई जब बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने पुलिस कस्टडी में लाए जा रहे कुख्यात अपराधी पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। रुड़की जेल से स्पेशल वैन के जरिए लक्सर कोर्ट में पेशी के लिए लाए जा रहे कुख्यात अपराधी विनय त्यागी पर बदमाशों ने अचानक गोलियां बरसा दी। इसी हमले में अपराधी विनय त्यागी गोली लगने से घायल हो गया, जबकि सुरक्षा में तैनात पुलिस के 2 कांस्टेबल भी इस दौरान फायरिंग में घायल हुए हैं। घटना की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पुलिस की नाकेबंदी के बावजूद बाइक सवार बदमाश वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। अचानक हुई फायरिंग से फ्लाईओवर पर अफरा तफरी मच गई और राहगीरों में दहशत का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। घायल अपराधी और दोनों पुलिसकर्मियों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया है और बदमाशों की तलाश में जिले भर में अलर्ट जारी कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस हमले के पीछे की साजिश, बदमाशों की पहचान और उनके फरार होने के रास्तों की जांच में जुटी है। लक्सर फ्लाईओवर पर हुई ये घटना एक बार फिर कानून व्यवस्था पर कई बड़े सवाल खड़े कर रही है। रुड़की से तनवीर अली की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। देखिए, करीब 15-20 मिनट पहले का घटनाक्रम है। वो अभियुक्तों को कोर्ट में पेश किया जा रहा था तो किसी अज्ञात हमलावरों ने जाम का फ़ायदा उठा करके जो भी समझे उस पर फायर किया है। 2 गोलियां उसको लगी हैं और हाई सेंटर रिफ़र कर रखा है। बाकी हमारी टीमें लगातार चेकिंग कर रही हैं।
जल्दी कौन लोग थे, क्या थे, उस पर हम कार्रवाई करेंगे और जल्दी लोगों को पकड़ लेंगे। सर ये जिसे गोली लगी ये कौन है? ये आज कोर्ट पे इसकी पेशी थी और हार्डकोर क्रिमिनल बताया जा रहा है, कई सारे मुकदमे उस पे हैं, तो आज पेशी थी उसकी। एक पुलिस का रूटीन वर्क है, तो पुलिस उसको जब पेशी के लिए ला रही थी, रास्ते में उस पर ही अटैक हुआ है। नाम क्या सर? अब अभी मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। एक अभियुक्त है जो कोर्ट पे पेश होने के लिए आया था, बाकी जांच का विषय है। नाम क्या है? अभियुक्त का नाम विनय त्यागी। अभी तक पुलिस ने कोई हरिद्वार में जाम की समस्या से राहत दिलाने के लिए आरटीओ विभाग ने बड़ी पहल की है। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय में ई रिक्शा संचालन को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें नवोदय चौक, रानीपुर मोड़, बहादुराबाद और लक्सर रोड क्षेत्र के यूनियन प्रतिनिधि यहां पर शामिल हुए। अधिकारियों ने सुरक्षित और नियमबद्ध संचालन के लिए तय एसओपी की जानकारी दी और यूनियनों के सुझाव भी सुने। संभागीय परिवहन अधिकारी निखिल शर्मा ने बताया कि 20 जनवरी से 21 फरवरी तक सभी ई रिक्शा चालकों और मालिकों का पुलिस सत्यापन अनिवार्य रहेगा। बाहर के जिलों से आने वालों को अपने मूल जनपद और हरिद्वार दोनों जगह सत्यापन कराना होगा। इसके बाद 21 जनवरी 2026 से 20 फरवरी 2026 तक चरणबद्ध तरीके से वाहनों का भौतिक सत्यापन और कागजातों की जांच होगी। सफल निरीक्षण के बाद रिक्शों को स्टिकर और चालकों को आईडी कार्ड जारी किए जाएंगे। 21 फरवरी के बाद बिना स्टिकर आईडी रिक्शा सड़क पर नहीं चल पाएंगे। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट आपको बता रहे। दिसंबर माह की सड़क सुरक्षा की जो हर मंथ की बैठक होती है, उसमें डीएम साहब द्वारा निर्देश दिए गए थे कि यातायात व्यवस्था एवं सड़क सुरक्षा को लेकर ई रिक्शा की जो संचालन है उनको थोड़ा रेगुलेट किया जाए। तो उसी के क्रम में एक एसओपी जारी की गई थी। उस एसओपी के क्रम में यह है कि 20 जनवरी से लेकर 21 फरवरी तक जितने भी ई रिक्शा चालक और मालिक हैं उनको पुलिस के द्वारा अपना सत्यापन करा लेना है। कोई चालक अगर ऐसा है जो हरिद्वार जनपद से किसी अन्य जनपद का निवासी है और यहाँ आके ई रिक्शा का संचालन कर रहा है, तो उसको अपने मूल जनपद में एवं हरिद्वार जनपद दोनों जगह से पुलिस का सत्यापन करना होगा। तो ये पुलिस सत्यापन करवाने का 1 माह का समय ई रिक्शा चालक और मालिकों को दिया गया है। उसके उपरांत 1 माह का समय आपका 21 जनवरी 2026 से 20 फरवरी 2026 तक का रहेगा, जिसमें कि चरणबद्ध तरीके से। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 21। मैं निशा शर्मा अभी आप सभी से इजाजत चाहती हूँ।